अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 हमारे पास था। लेकिन ये लॉ बहुत इनएडिक्वेट था। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के मुतल्लिक जो थी प्रोविजंस थी, जो अब हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारा साइबर क्राइम बिल आया है, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, जिसके अंदर टेररिज्म से रिलेटेड मैटर्स को भी डील किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर अनऑथराइज्ड तरीके से कोई उसकी इन्वेजन करता है, वायलेशन करता है, कोई लाइसेंसी है पीटीए का, और तो उसके लिए भी इसमें पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म बताई गई है। इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसकी कि भाई उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, क्या जो है क्राइम, क्या ऑफेंस है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उस पर क्या पनिशमेंट लाइबल होती है। इसके बाद इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि एक साइबर क्राइम अगर होता है, साइबर ऑफेंस होता है, तो उसकी प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होगी, उसकी जुरिस्डिक्शन किसके पास है और वो किन प्रोसीजर, कौन से क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत गवर्न होगा। तो हम इसकी अब एक स्कीम की तरफ जाके ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो हर प्रोविजन में क्या क्या जो है एलिमेंट हमें मिलते हैं और उनको किस तरीके से हम आगे कंस्ट्रू कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है उसका है टू इंश्योर साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहला जिसका ऑब्जेक्टिव है वो साइबर सिक्योरिटी का है कि जो हमारी साइबर वर्ल्ड की ट्रांजैक्शंस हैं, साइबर वर्ल्ड में जो हमारी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो हमारे मैटर्स हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको ये गवर्न करता है। दूसरी बात कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही, जितनी टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ज़ाहिरी बात है उसको लॉ भी कोई गवर्न करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म दे कि जो ऑफेंसेस हमारे साइबर स्पेस में होते हैं उनको किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जाए। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट जो एक इसकी बैकग्राउंड है वो ये है कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ईटीओ था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो थी, जो कि सिर्फ मनी रिलेटेड ज़्यादातर थी, उनसे ही रिलेट करता था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से इसको प्रोमलगेट किया गया वो था जो एक बहुत ही जो सानिया हुआ था ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल का एपीएस का 2014 में, उसमें ये बात सामने आई कि जी साइबर से रिलेटेड जो टेररिज्म है, जो साइबर स्पेस के थ्रू टेररिज्म की जाती है, उसको कैसे कर्ब किया जाए। तो एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया जिसके तहत एक साइबर बिल जो था उसको बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, जो कि बाद में हमारा साइबर क्राइम एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत 2016 में इसको कोडिफाई कर दिया गया। अब हम इसकी स्कीम की तरफ आते हैं। इसके 7 चैप्टर्स हैं, इसके 55 सेक्शंस हैं और इसकी जो प्रोविजंस हैं उनको हम पहले डेफिनेशंस को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, उसके बाद हम इसकी जो है इसके जो ऑफेंसेस कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पूरे पाकिस्तान में हमारे सारे जो चारों सूबे हैं, हमारा जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ हैं, उसमें भी ये उसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद ये कि जी ये इट अप्लाइज टू एनी एंड एवरी पाकिस्तानी वेर एवर ही इज़, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। पाकिस्तानी जो है होगा वो जहाँ पे भी होगा उस पर ये एप्लीकेबल है, वो इसके अंडर लाइबल होगा। इट अप्लाइज टू एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान इफ इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस इन पाकिस्तान, यानी अगर पाकिस्तान में जो इसके तहत अगर जो ऑफेंस पाकिस्तान में ऑफेंस जिसको कहते हैं अगर वो होगा और वो पाकिस्तानी कहीं पे भी होगा तो उस पे ये अप्लाई होगा। उसके बाद इफ़ इट अफेक्ट्स अ पर्सन, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन सिस्टम लोकेटेड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में अगर कोई बंदा या कोई इंसान या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई कंप्यूटर, कोई ऐसा सिस्टम इससे इफेक्ट हो रहा है तो उस पर भी ये लॉ अप्लाई होगा।
अब इसके सेक्शन 2 की तरफ आते हैं जो कि डेफिनेशंस का है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आता है जी एक्सेस टू डाटा, यानी जो डाटा है किसी भी कंप्यूटर में जब उसको कोई ऑथराइजेशन के बगैर एक्सेस कर लेगा तो वो एक्सेस टू डाटा होगा। फिर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हुई है। इसमें ये है कि जी कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें डाटा स्टोर्ड है उसका अगर कोई कंट्रोल ले लेता है, उसके ऊपर कोई किसी को इसको इस्तेमाल करने के लिए उस पर कब्जा कर लेता है, तो वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फिर आता है कंटेंट डाटा। कंटेंट डाटा जो भी कंटेंट होगा, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी उसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट, जो इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोसेस हो रही है, कोई भी कोड है, कोई भी प्रोग्रामिंग का उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो सब कंटेंट डाटा है। फिर आते हैं हम जी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। इसका मतलब है कि जी वो इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल मीन्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे एसेट्स, ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी जो सिस्टम्स हैं और नेटवर्क्स हैं जिनकी कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो जाए तो उसमें दो बड़ी चीज़ों का खदशा होता है। एक ये कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं, दूसरा ये कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इससे इफ़ेक्ट होती है, एसेंशियल सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, यानी वो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हमने पहले बात की है, जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम उससे डील कर रहा है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जी डाटा डैमेज की तरफ, यानी जो भी चीज़ है, डाटा को जो चीज़ डैमेज कर रही है, इरेज कर रही है, ऑल्टर कर रही है, जो उसको डिलीट कर रही है, उससे हम मुराद लेंगे डाटा डैमेज। इसके बाद हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ। ये वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, आगे प्रोसेस हो रही है, स्टोर हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है या ऐसी कोई भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी का मतलब इन डेफिनेशन में ऐसे है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है उसकी जो ऑथेंटिसिटी होगी, उसका जो सिग्नेचर होगा जो कि अनऑल्टर्ड है, जो टेम्पर्ड नहीं है और मॉडिफाइड नहीं है, उसकी इंटेग्रिटी यानी वो एक स्ट्रॉन्ग उसकी इंटेग्रिटी होगी जो कि अनटेम्पर्ड होगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। जो सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन है उसमें वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिले करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं इस तरह के नेटवर्क्स को, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये सर्विस प्रोवाइडर वो है जिस तरह हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रैफिक डाटा की। ये वो डाटा है जो कि हमारी इसकी जो डाटा की है उसका ओरिजिन, उसकी डेस्टिनेशन, उसका रूट, उसका साइज, जो आईपी एड्रेस वगैरह है, ये उसको डील करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, यानी जो कि इंटरसेप्शन ऐसी है जो सिग्नल्स जैसे होते हैं और कोई ऐसी वायलेशन है जो कि हमारी साइबर स्पेस में की जा रही है, उसको हम अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन कहते हैं। अब आ जाते हैं जी हम इसके चैप्टर 2 की तरफ, जो कि हमें बताता है कि इस एक्ट के तहत क्या चीज़ें ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ऑफेंस कौन कौन से हैं, जो कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो हमारा एक्ट है 2016 उसके तहत हम किन चीज़ों को ऑफेंस कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेक्शन 3 बात करता है इसके बारे में, यानी अनऑथराइज, जिस चीज़ की ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है, आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी जगह पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अदारे का या किसी प्राइवेट पर्सन का अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर जो है उसके एक्सेस करते हैं तो वो भी एक क्राइम है। उसकी जो पनिशमेंट है वो है जी 3 months और उसके साथ आपको फाइन हो सकता है 50,000 का। इसके बाद हम आते हैं जी इस सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 बात करते हैं अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अब अगर आपको अथॉरिटी नहीं की गई कि आपने किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से कोई डाटा जो है वो कॉपी करना है, निकालना है, आगे ट्रांसमिट करना है, और आप जो है उसके पीछे आपका इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट है, इसमें इसकी भी बात की गई है, तो फिर आपको क्या होगा जी, आपकी 6 महीने आपको सजा दी जा सकती है और 1 लाख रुपए आपको जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 5 बात करता है इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले हमने बात की थी एक्सेस की, अब आ जाते हैं हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो इंटरफेरेंस की, यानी आप उसके अंदर टेम्परिंग करते हैं, आप उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं।
डैमेज करते हैं उसको, तो उसकी पनिशमेंट है 2 साल और 5 लाख रुपए इसका जुर्माना है। सेक्शन 6 बात करता है अनऑथराइज एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो है अनऑथराइज तरीके के साथ किसी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करता है, यानी उसके अंदर कोई टैंपरिंग तो बाद की बात है, लेकिन उसको एक्सेस ही सिर्फ कर लेता है, तो उसमें आपको 3 साल सजा और 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 7 बात करता है कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले हमने एक्सेस की बात की, अब हम बात करें कि उसमें से कॉपिंग हो गई है, ट्रांसमिशन की गई है डाटा की, तो उसकी जो सज़ा है वो है 5 years इम्प्रिजनमेंट और 50 lakhs यानी 5 मिलियन उसका फाइन हो सकता है। सेक्शन 8 बात करता है इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले जो हमने बात की उसमें बात की एक्सेस की, फिर हमने बात की इंटरफेरेंस की, उसके बाद अब आ रही है बात कि उसके अंदर कोई डैमेज किया गया है, तो उसमें आपको जो पनिशमेंट होगी वो 7 years है और साथ 10 मिलियन फाइन यानी 1 करोड़ का आपको जुर्माना किया जा सकता है। सेक्शन 9 बात करता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा टेररिज्म से रिलेटेड, पहले तो हमने बात की सारी कंप्यूटर एक्सेस की, जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं किसी भी किस्म के, उनको एक्सेस करने की या उनको किसी तरीके से इंटरफेरेंस की। अब बात करते हैं हम ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी टेररिज्म में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी सिस्टम के थ्रू आगे पहुंचाई जाती है जिसमें किसी टेररिस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट जो आपका एक्ट है उसकी तारीफ की गई, उसको ग्लोरीफाई किया गया, सोशल मीडिया पे जैसे आपने कई साइट्स देखी जिसमें टेररिज्म को बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया गया है, तो वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट है 7 years इम्प्रिजनमेंट प्लस 10 मिलियन फाइन। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं जी इसमें साइबर टेररिज्म की। सेक्शन 10 जो है साइबर टेररिज्म की बात करता है, जो भी थ्रेट करेगा या ट्रांसमिट करेगा एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे जाहिर हो रहा है कि वो एक ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, और जो भी हमारे पीछे बात की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिफरेंट हमने बात की है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है उसकी बात करता है, लेकिन साथ उसका इंटेंशन ये है कि किसी को थ्रेटन करना है उसने, तो फिर वो साइबर टेररिज्म कर रहा है और उसकी सज़ा जो है वो है जी 14 साल उसकी सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और साथ उसके 50 मिलियन उसका जी फाइन होगा। सेक्शन 11 बात करता है हेट स्पीच के बारे में। अगर तो आप किसी के बारे में हेट क्रिएट कर रहे हैं, आप तासुब क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद कोई किसी को टारगेट किया जा रहा है किसी भी फिरके को, तो वो भी इस लॉ के तहत एक बहुत बड़ा क्राइम है। उसकी सज़ा है 7 साल इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है वो डिस्क्रेशन है कोर्ट की। सेक्शन 12 बात करता है रिक्रूटमेंट, फंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ टेररिज्म, यानी जो आपने देखा है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, कुछ ऐसे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है, या एक बहुत बड़ा वहाँ उसके अंदर आपने देखा होगा एक बाइगॉटेड माइंडसेट है, एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है और उसकी जो सज़ा है वो 7 साल है और फाइन। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी। सेक्शन 13 जो बात करता है वो कहता है कि अगर जी आपका इंटेंट है कि आपने कोई इंजरी किसी को कॉज करनी है और उसके तहत आप फोर्जरी करते हैं और उसमें किसी प्रॉपर्टी को आप किसी को ऐसा शो करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसको गलत तरीके से मिसअप्रोप्रिएट करे, तो वो भी एक क्राइम है और उसकी सज़ा जो है 3 साल है और उसका जो फाइन है वो 2.5 लाख रुपए है। और अगर यही चीज़ हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फोर्जरी करें तो वो 7 साल में बदल जाएगी सज़ा और फाइन 50 मिलियन हो जाएगा। सेक्शन 14 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड ये है कि आप किसी को इंड्यूस करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ कि वो किसी डिसीव हो जाए और वो किसी रिलेशनशिप में आ जाए या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है और उसकी पनिशमेंट 2 साल है और 10 मिलियन उसका फाइन है। सेक्शन 15 बात करता है कि आप अगर किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस तरह से यूज़ करें कि आप कोई कमिट करने जा रहे हैं ऑफेंस, और कोई आपने सप्लाईज और कोई इंपोर्ट्स ऐसी हैं जो आपने
इस तरह की असिस्टेंस में देनी है तो आपकी सज़ा जो है वो 6 महीने हो जाती है और साथ आपकी 50,000 आपको जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब आते हैं हम 16 की तरफ। सेक्शन 16 बात करता है कि अगर आप आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जो है उसको आप उसको मिसयूज़ करते हैं, उसकी सेलिंग, उसकी ट्रांसमिशन करते हैं, तो आपकी जो है वो 3 साल की सज़ा है और 5 मिलियन उसमें आपको फ़ाइन हो सकता है। और इसमें जो दूसरी एक रेमेडी भी बताई गई वो ये है कि आप पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो, जो कि इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेशन के लिए, तो आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि ऐसा जो डाटा है वो ब्लॉक करे। सेक्शन 17 बात करता है कि अगर सिम कार्ड्स जो हैं उनको गलत तरीके से इशू किया गया है और वो ऑथराइज नहीं है तो ये भी एक क्राइम है जिसकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल है और 5 लाख इसमें आपको फाइन हो सकता है। सेक्शन 18 बात करता है टेम्परिंग विद कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी अगर आप कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है उसके साथ टेम्पर करते हैं वो एक ऑफेंस बन जाता है और उसकी सज़ा 3 साल और 1 मिलियन उसमें फ़ाइन है। सेक्शन 19 बात करता है अनऑथराइज इंटरसेप्शन की, जैसे हमने पहले डेफिनेशन में बात की, यानी कोई टैंपर करेगा किसी रिसेप्शन को, किसी सिग्नल की रिसेप्शन को, कोई टेक्निकल तरीके से उसके अंदर हिच डालने की कोशिश करेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस बनता है इस एक्ट के तहत। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल होगी, प्राइवेट होगी और पब्लिक के लिए नहीं होगी, तो उसके लिए जो सज़ा है वो है 2 साल और 5 लाख उसका फ़ाइन है। अब हम आते हैं सेक्शन 20 की तरफ। ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये जी इसी तरीके से नॉन बेलेबल है। इसके अंदर जो बात की गई है कि अगर कोई भी किसी की डिग्निटी को, नेचुरल पर्सन जो एक असल इंसान है, उसकी डिग्निटी को पामाल करने की कोशिश करता है और उसको हार्म करता है, उसकी रेपुटेशन को डिफेम करता है, तो उसको 3 साल तक सज़ा हो सकती है और 10 लाख जो है उसको जुर्माना हो सकता है। और उसके अलावा ये कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो पीटीआई को अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि इस कंटेंट को ब्लॉक किया जाए। सेक्शन 21 भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, जिसके अंदर यही बात की गई कि एक नेचुरल पर्सन, ख़ास तौर पे एक माइनर, उसकी अगर आप डिग्निटी को जो है हार्म करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसमें थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट की भी बात आ गई है कि अगर सेक्सुअली आप किसी माइनर को जो है या किसी नेचुरल पर्सन को एक्सपोज करते हैं या उसकी कोई ऐसी चीज़ एग्जिबिट करते हैं या एक गलत तरीके से ऐसा कोई इमेज आप उसका या वीडियो बनाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर तो ये किसी एडल्ट के लिए किया जाए तो उसकी 5 साल सज़ा है और 5 मिलियन उसका फ़ाइन है। लेकिन अगर ये किसी माइनर के लिए किया जाए तो सज़ा आपकी बढ़ा दी जाएगी, 7 साल होगी और जो आपका फ़ाइन है वो 5 मिलियन होगा। और अगर तो ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी यही रेमेडी है कि वो पीटीए को जो पीटीए है उसको अप्लाई करे कि वो ऐसा कंटेंट जो है ब्लॉक करे। सेक्शन 22 बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है और इसमें हमने देखा है कि आगे जाके इसी के बेस पे बहुत ज़्यादा हमने चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस देखे हैं जो कि पहले बच्चों को ल्योर करते हैं या उनके बारे में एक नेटवर्क चल रहा है, तो उसको भी इसमें टारगेट किया गया इस लॉ में, जिसमें यह है कि जो इंटेंशनली प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या ट्रांसमिट करता है ऐसे इमेजेस जो कि बच्चों को एक नाजेबा तरीके से पेश करें या उनको सेक्सुअल कंटेंट उनके तहत जो है वो आगे दिया जाए, तो उसके लिए भी सज़ा जो है 7 साल है और उसकी जो फाइन है वो है 5 मिलियन। और इसी तरह से अगर जो एग्रीव्ड पर्सन है या उसका गार्डियन है वो इसी तरह अप्लाई करेगा पीटीए को ताकि वो इस कंटेंट को ब्लॉक कर सके। सेक्शन 23 माइनर ऑफेंस है, मलिशियस कोड की बात हुई है, जो कि मतलब अगर आप किसी का इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई नेटवर्क है उसके अंदर आप कोई वायरस छोड़ देते हैं तो उसको हार्म करने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है जिसकी सज़ा 2 साल है और 1 मिलियन उसका फाइन है। इससे करप्ट जिस तरह किया जाता है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो ये वो वाला मामला है। जैसे सेक्शन 24 बात करता है साइबर स्टॉकिंग की। ये फिर एक और बड़ा ऑफेंस है जिसमें आप एक नेचुरल पर्सन को हरास करते हैं, हार्म करने के लिए उसकी स्टॉकिंग करते हैं, तो या अगर आप किसी को वो आपसे रब्ता नहीं रखना चाह रहा, आप उसको बार बार रब्ता करते हैं, तो ये भी एक क्राइम है, एक ऑफेंस है इस एक्ट के तहत।
इसकी सज़ा जो है वो है 3 साल और इसकी जो फ़ाइन है वो 1 मिलियन है। और अगर तो माइनर के साथ ये किया जाए, उसकी साइबर स्टॉकिंग की जाए, तो उसका 5 ईयर उसकी इम्प्रिजनमेंट है और 10 मिलियन फ़ाइन है। सेक्शन 25 बात करता है स्पैमिंग के बारे में। स्पैमिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हार्मफुल या फ्रॉड्यूलेंट कंटेंट जो है, जो इलीगल इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी रिसिपिएंट या जो भी जिसके पास ईमेल जा रही है या कुछ जा रहा है उसकी कंसेंट के बगैर हो, और वो जो है एक किसी को रॉन्गफुल गेन भी हासिल हो रहा उससे, तो उसकी सज़ा जो है वो 3 मंथ्स है और फाइन 50,000 है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा उसकी एक्सटेंशन हो सकती है, यानी 5 मिलियन तक जा सकता है अगर वो बार बार ये वायलेशन करे। सेक्शन 26 बात करता है स्पूफिंग के बारे में। ये भी वो टर्म्स हैं जो कि साइबर रिलेटेड हैं, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हैं। स्पूफिंग का मतलब ये है कि कोई भी अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी भी वेबसाइट को कॉपी करता है और उसकी सोर्स को ऐसे शो करता है कि वो ऑथेंटिक है, यानी किसी ऑथेंटिक चीज़ की कॉपी करता है, तो वो स्पूफिंग है। उसकी जो सज़ा है वो 3 साल है और उसका फ़ाइन जो है 5 लाख है। अब आते हैं हम सेक्शन 27 की तरफ। इसमें बात हो रही है कि जी लीगल जो इसकी रिकग्निशन है ऑफेंसेस की, इसके तहत जो है वो कॉग्निजेबल भी हैं और नॉन कॉग्निजेबल भी हैं, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड लॉ है वो यही लॉ उसको गवर्न करेगा। सेक्शन 28 बात करता है कि तो पीपीसी जो है इस पे अप्लाई करेगा, जो कि स्पेशल लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। अब हम चैप्टर 3 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात की गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसका सारा एक प्रोसीजर है। सेक्शन 29 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करेगी। इसमें जीआईटी बनाएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, जिसमें डिफरेंट अदारे जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, तो वो इकट्ठे मिलके इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो प्रोसीजर होगा वो वही होगा जो सीआरपीसी में है, सेक्शन 154 से 173। इसके अलावा ये कि इसमें फोरेंसिक एनालिसिस भी किया जाएगा और उसके लिए स्पेशल लेबॉर्ट्री है जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। सेक्शन 30 बात करता है पावर टू इन्वेस्टिगेट। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है या ऑथराइज्ड जो टीम है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी इकट्ठे मिलके अपनी डिफरेंट जो उनकी फैकल्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करके इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेक्शन 31 बात करता है प्रेजर्वेशन एंड एक्विजिशन ऑफ डाटा, यानी जो डाटा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो इकट्ठा किया जाएगा उसको प्रिजर्व भी किया जाएगा और उसको जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी इंश्योर की जाएगी, उसकी इंटेग्रिटी जो है एविडेंस के लिए वो रहे। इसके बाद हम बात करते हैं जी सेक्शन 32 की, जिसमें रिटेंशन ऑफ ट्रैफिक डाटा की बात हो रही है। यानी जो ट्रैफिक डाटा है, जो सोर्स है, उसको प्रिजर्व किया जाएगा और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इनको भी इस बारे में इस इन्वेस्टिगेशन के लूप में लिया जाएगा ताकि वो जो है वो प्रिजर्व कर सकें जो आपका ट्रैफिक डाटा है। सेक्शन 33 बात करता है वारंट ऑफ सर्च एंड सीजर की, यानी जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि जिससे ऑफेंस किया गया है उसकी सर्च कैसे होगी और उसको किस तरह से उसको कब्जे में लिया जाएगा, वो इस सेक्शन में बात की गई कि वारंट जो है वो भी हासिल किया जा सकता है। जो हमारे जो हमारा कोर्ट है जो डील कर रहा है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है या उसके बाद सेशन कोर्ट है। और अगर तो इतना टाइम नहीं है कि अगर आप को लग रहा है, ये आपको फियर है कि डाटा जो है या जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ज़ाया हो सकती, तो विदाउट वारंट भी सर्च की जा सकती है उस प्रेमिसेस की जहाँ पे आपको पता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सीज भी किया जा सकता है। अब हम आ रहे हैं जी इसके अगले पार्ट की तरफ, जो कि है वारंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट डाटा। सेक्शन 34 इसके बारे में बात करता है कि जो वारंट है कोर्ट वो जारी करेगा कि किसी के अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐसा डाटा, ऐसा कंटेंट है जो कि ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वारंट के तहत वो भी हासिल किया जा सकता है। सेक्शन 35 बात करता है जी जो ऑथराइज ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी क्या क्या पावर्स हैं, यानी वो एंटर हो सकते हैं कैसे प्रेमिसेस में, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं,
और उनकी काफ़ी एक्सटेंसिव पावर्स हैं। अब हम आते हैं जी सेक्शन 36 की तरफ। अगर जो सीज कर लिया गया है डाटा तो उसके साथ कैसे डील करना है, इसमें यही बताया गया कि जी उसकी लिस्ट बना ली जाएगी उसके, और उसको बेसिकली कोर्ट के आगे भी पेश किया जाएगा, और जो ओनर है डाटा का उसको भी उसकी एक कॉपी दी जाएगी। तो इस तरह से जो प्रिजर्व किया हुआ डाटा है उसको भी सिक्योर किया जाएगा। अब बात होती है अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट की, जो सेक्शन 37 बात करता है। जो पीटीए है उसको एम्पावर किया गया है कि जो भी अनलॉफुल या जो ऐसा ऑनलाइन कंटेंट होगा जो ऑथराइज नहीं है तो वो उसको ब्लॉक कर सकता है, बशर्ते ये उसकी ग्राउंड ये है कि वो पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, सिक्योर इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है, नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। सेक्शन 38 बात करता है लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लिमिट, उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर वो ऐसा डाटा प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, बाद में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 39 बात करता है रियल टाइम कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की, यानी जो हमने डाटा हमने पहले देखा कि अगर सीज किया गया है किसी जगह से जाके उसको कलेक्ट किया गया है तो कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे रियल टाइम कलेक्शन की ज़रूरत होगी, यानी जो रियल उस वक्त डाटा रिले हो रहा है उसको कैसे इंटरसेप्ट करके एविडेंस के तौर पे उसको प्रिजर्व किया जाए। तो ये सेक्शन जो है 39 इसके बारे में बात करते हैं। रियल टाइम कलेक्शन का एक टाइम पीरियड होगा, कोर्ट को अप्लाई किया जाएगा और उस पर डाटा को प्रिजर्व कर दिया जाएगा। सेक्शन 40 बात करता है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक फोरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाएगी फॉर डीलिंग विद ऑल द डाटा एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू क्राइम कमिटेड अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 42 बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। सेक्शन 42 से आगे जो हमारा आ रहा है चैप्टर 4 है, उसमें हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, यानी डिफरेंट एजेंसीज जो इंटरनेशनल है, जिसमें आप समझें कि 24/7 एजेंसीज हैं, कोई फॉरेन एजेंसीज हैं, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन गवर्नमेंट है। क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो कि इंटरनेशनल इशू है, तो उनकी कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अगर हमें मौसूल होंगी या हम उनको कोई रिक्वेस्ट देंगे तो उसके अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जाएगी। अब जो चैप्टर 5 आता है वो है प्रोसिक्यूशन और ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस की। 43 जो है वो बात करता है कि जी जो ऑफेंस होंगे वो कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल हैं जनरली, सवाए सेक्शन 10, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 के, और जो उसकी अबेटमेंट है वो भी जो है वो भी उसी तरह का ऑफेंस होगी। अब हम बात करते हैं जी इसकी कॉग्निजेंस एंड ट्रायल की। तो जो कोर्ट्स हैं उनको डेजिग्नेट किया जाएगा स्पेसिफिकली, उनकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो जजेस हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी फोरेंसिक्स में, साइबर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, ताकि वो इन ऑफेंसेस को डील कर सकें, समझ सकें, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ट्रायल के इसमें जो पॉइंट्स हैं वो उनको समझ आ सकें। इसके बाद सेक्शन 45 बात करता है कॉम्पनसेशन की। अगर तो लेट्स सपोज किसी को पनिशमेंट मिली है, किसी को फाइन हुआ है और उसको अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो भी उसको अवॉर्ड की जा सकती है, लेकिन सिविल रेमेडी जो है वो बार नहीं होगी। सेक्शन 46 बात करता है कि जी जो कोर्ट का है उसको अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको असिस्टेंस के लिए बुलाया जा सकता है। सेक्शन 47 बात करता है अपील की। अगर तो कोर्ट जो है वो अगर मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो वो सेशन कोर्ट को जाएगी, और अगर सेशन कोर्ट का कोई है तो वो हाई कोर्ट को जाएगी, और इसका पीरियड जो होगा वही होगा 30 डेज। अब सेक्शन अगर हम सेक्शन 48 की बात करें, चैप्टर 6 की बात करें, तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की गई है कि इस तरह के मेजर्स लिए जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेगी कि जो इस तरह के क्राइम्स हैं उनको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है और उनको किस तरह फाइन किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 49 बात करता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अभी तक इस पर कोई एज सच काम नहीं हुआ, लेकिन अगर तो टेक्नोलॉजिकल कोई इस किस्म के क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए एक कंप्यूटर रिस्पांस टीम बनाई जाएगी जो कि एक नेशनल थ्रेट को, नेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जो थ्रेट है उसको काउंटर करेगी। सेक्शन 50 जो है ऑलमोस्ट हम एंड पे आ गए हैं अब इस लॉ के, वो बात करता है जी डिफरेंट जो बाकी आपके हैं
लॉज, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, और इसमें मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं कि जी पावर जो है टू मेक रूल्स भी दी गई है इसी एक्ट के तहत सेक्शन 51 में, जिसमें डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बनाने की पावर है। सेक्शन 52, सेक्शन 53 और 54 और 55 जो है सेविंग्स के बारे में है, अमेंडमेंट के बारे में है, और रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। तो ये हमारा जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, जिसके तहत साइबर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और साइबर ऑफेंसेस जो हैं उनको डील किया जाता है।